अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है आपको मेरी? एम आई ऑडिबल? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। ओके, ठीक है। अच्छा, आज का हमारा जो इंग्लिश ऐसे सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है वो है कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन ऑफ इंग्लिश ऐसे। इससे पहले मैंने आपको पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बताया कि इंग्लिश ऐसे जो है उसको लिखने का क्या तरीकाकार होता है। ठीक है, उसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, सबसे पहले आपको बताया कि स्टेटमेंट को डिकोड कैसे करते हैं, फिर आउटलाइन कैसे बनाते हैं, फिर इंट्रोडक्शन को कैसे लिखते हैं, फिर आपको बताया कि बॉडी पैराग्राफ्स को कैसे लिखना है। जो लास्ट चीज होती है इंग्लिश एसे में उसको हम कहते हैं कंक्लूजन। यानी कि एक एक स्टांस जो आपने लिया था शुरू में, आपने अब उसको कंक्लूड करना है, अपनी बात को खत्म करना है। तो जो लास्ट पैराग्राफ होता है एसे का, उसको हम कहते हैं कंक्लूजन। अब इंग्लिश ऐसे में देखा जाए तो, बल्कि इवन उर्दू ऐसे में भी, कोई भी ऐसे है। ठीक है, तो जो लास्ट में जब आप अपनी बात को इख्तिताम करते हो तो उसमें चंद एक बातें हैं जिनका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। अब चूंकि हम इंग्लिश ऐसे को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं इंग्लिश ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बताऊंगा। जैसे इंट्रोडक्शन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इंट्रोडक्शन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उसी तरीके से कंक्लूजन का भी एक पूरा एक मेथड है, उसका भी एक स्ट्रक्चर है। अगर आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो आपको आसानी होगी लिखते हुए। अगर आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप डाइग्रेस करते हो, डिविएट करोगे, तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो इसलिए आपने एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अब कंक्लूजन को देखें तो कंक्लूजन जो है, आपने जब भी स्टार्ट करना है तो कुछ फ्रेजेस होते हैं या कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उनमें से आप कोई भी यूज कर सकती हो। जैसे मिसाल के तौर पर, टू कंक्लूड, कोमा। ठीक है, कोमा जरूर देना है। टू कंक्लूड हो सकता है, टू सम अप हो सकता है, इन कंक्लूजन हो सकता है, कंक्लूसिवली भी हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से आपको कोई भी जो एक्सप्रेशन सूट करता है, आप उससे अपना कंक्लूजन स्टार्ट कर सकती हो। जो सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन यूज होता है वो है टू कंक्लूड या टू सम अप। मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आपका जो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होगा उसका स्टार्ट यहां से होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या है? जब आपने इसको लिख लिया तो उसके बाद आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखी थी, आपने उसको रीफ्रेज करना है। ठीक है, रीफ्रेज का मतलब यह है कि आपने ये बताना है कि जो स्टांस आपने शुरू में लिया था, यू हैव प्रूव्ड दैट पॉइंट। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर अगर एक टॉपिक था, मिसाल के तौर पर एक टॉपिक था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज इंक्रीज्ड प्रॉब्लम्स फॉर मैनकाइंड। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मैनकाइंड के लिए, बनी नो इंसान के लिए मसाइल को बढ़ा दिया। अब फर्ज कर लो कि आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में जो थीसिस स्टेटमेंट दी थी, या जो स्टांस आपने लिया था, आपने कहा था कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारे अ, जो मसाइल हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल मसाइल हैं, फाइनेंशियल मसाइल हैं, ठीक है, प्राइवेसी के मसाइल हैं, वो इंक्रीज हो चुके हैं। ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट थी, आपने इंट्रोडक्शन में एक स्टांस लिया।
तो अब कंक्लूजन में आपने इसको रिपीट करना है। ठीक है। टू कंक्लूड या टू सम अप, इट इज इट कैन बी सेड दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज increased problems for mankind। ठीक है। यानी आपने जो एक स्टांस लिया था, आपने उसको रीइटरेट करना है, आपने उसको रिपीट करना है अपने थीसिस को, ये साबित करने के लिए कि आपने जो पॉइंट, जो स्टांस आपने लिया था, यू हैव प्रूव्ड दैट पॉइंट। क्योंकि आप कोई ना कोई बात को तो प्रूव कर रही हो ना। यानी ऐसे में आपने कोई ना कोई स्टांस स्टांस लिया होगा शुरू में, तो आपने उसको प्रूव किया है सारे डिस्कशन में। तो आपने अपनी थीसिस को रिपीट करना है यहाँ। ये आपका सेकंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप आपका ये होगा कि आपने जो पीछे जितनी एक्सप्लेनेशन दी है उसकी आपने समरी देनी है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में दी थी। लेकिन आपने रेपिटेशन नहीं करनी है, आपने थोड़ी सी उसमें वैरायटी लेके आनी है। यानी बातें वही होंगी, लेकिन आपने थोड़ा सा उनको डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू आपने उन बातों को करना है। और जितनी आपने पीछे डिस्कशन की होगी, आपकी जितनी प्रीवियस जो डिस्कशन है पीछे ऐसे में, आपने उसको एक दफा समराइज करना है, जितने भी आपके आर्गुमेंट्स हैं। लेकिन ये फील नहीं होना चाहिए कि आपने आर्गुमेंट्स को वैसे ही पकड़ के लिखने शुरू कर दिए। ऐसा फील नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपने इस तरीके से लिखना है कि आपकी एक तो रेपिटेशन फील ना हो, और उसमें एक फ्लो रहे, जैसा फ्लो जो है आपका इंट्रोडक्शन में था। तो ये आपका थर्ड स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप आपका फोर्थ स्टेप आपका ये होगा कि आपने, बल्कि ये फोर्थ स्टेप नहीं होगा, अपने ये अलग से जो है ना चीज अपने माइंड में रखनी है कि कोई भी नया आइडिया, नई इंफॉर्मेशन आपके कंक्लूजन में नहीं आनी चाहिए। ठीक है। यानी आपने जो भी कंक्लूजन में जो भी आर्गुमेंट्स लिखने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समराइज करना अपने पूरे के पूरे ऐसे को, तो कंक्लूजन में कोई नई बात नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको ये कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ऐड कर दो जो आपने पीछे डिस्कस की ही नहीं हुई। ठीक है। कोई नई बात नहीं आएगी, वही बातें होंगी, वही आर्गुमेंट्स होंगे, वही पॉइंट्स होंगे जो आपने पीछे डिस्कस कर दी है। ठीक है। तो ये चीज आपने अपने माइंड में स्ट्रिक्टली रखनी है। अच्छा, चौथी बात, इससे पहले मैं आपको तीन बातें बता चुका था। चौथी बात अपने अपने माइंड में ये रखनी है कि योर टोन मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। यानी जब आपने समराइज कर दिया सारे पॉइंट्स को, ठीक है, तो अब आपने जो टोन अपनानी है, जो आपकी ऐसे की टोन अब होगी, यानी ऑब्वियसली आप कंक्लूजन लिख रही हैं, तो आपकी जो कंक्लूजन की टोन होगी वो थोड़ी सी आपने इस तरीके से अडॉप्ट करनी है कि उसमें ऑप्टिमिज्म नजर आ रहा हो। कोई ऐसी बात नहीं करनी, कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी है आपने। ठीक है। तो टोन आपकी ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए। और अब आपने जो लास्ट वाली 4 से 5 आपने जो सेंटेंसेस लिखने हैं, उनमें आपकी जो है एक स्टांस थोड़ा सा इस तरीके से आपका नजर आ रहा हो कि आप एक एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव जो है ना वो दे रही हैं। यानी इशू के हवाले से, जो भी इशू है या जो भी टॉपिक है, आप उसके हवाले से जो है एक आपकी जो टोन है वो फाइनल टच आप दे रही हैं। और इस तरीके से आप दे रही हैं कि एक तो आप पॉजिटिव तरीके से बात कर रही हैं, और दूसरा इस तरीके से आप बात कर रही हैं कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉल कॉल टू एक्शन। यानी कि आप जोर दे रही हैं एक पॉइंट के ऊपर कि ये चीज जो है ये होनी चाहिए, अगर ये नहीं होती तो पूरी दुनिया को ये मसाइल फेस करना पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अगर क्लाइमेट चेंज है, तो आप कह सकती हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है एक एक सीरियस इशू है, और दुनिया को तमाम जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनका यूनिफाइड होना बहुत जरूरी है। अगर यूनिफाइड नहीं होते या कंसेंसस नहीं होता ग्लोबल लीडर्स के दरमियान, तो पूरी दुनिया को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। इसलिए एक सीरियस एटीट्यूड की जरूरत है। तो ये आपने जो इख्तिताम है वो इस तरीके से करना है कि जिसमें एक, आप समझ लो कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच नजर आ रही हो, ऑप्टिमिज्म नजर आ रहा हो। ठीक है। और कॉल टू एक्शन, यानी कि आपने एक्शन के ऊपर जोर देना है। ठीक है।
तो ये आपका जो है ना इस तरीके से फ्लो बनेगा। अब एक चीज उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जो ऐसे का जो कंक्लूजन होता है उसकी लेंथ आपने कितनी रखनी है। तो लेंथ आपकी इंट्रोडक्शन जितनी ही तकरीबन होनी चाहिए। यानी अगर आपका इंट्रोडक्शन 1.5 पेज का है, जो कि 1.5 पेज का ही आपको मैंने कहा था कि होना चाहिए, और जो कंक्लूजन है उसकी लेंथ भी इतनी ही तकरीबन होनी चाहिए। 1.5 पेज तक आपका जो कंक्लूजन है ना वो होना चाहिए। समझ आ गई है? उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट चीज अपने माइंड में रखनी है कि कंक्लूजन के लिए आपने 15 मिनट्स हर हाल में रखने हैं। जी सर। 15 मिनट्स, 15 मिनट्स आपने हर हाल में अपने कंक्लूजन के लिए रखने हैं। और ये मैंने आपको बताया होगा जब बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर आपको बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको इसलिए कहा था कि आपने हाफ पेज के ऊपर एक आर्गुमेंट को जो है ना रखना है, ज्यादा नहीं आपने लिखना। वो इसी वजह से बताया था ताकि आपका टाइम सेव हो सके कंक्लूजन के लिए। चूंकि कंक्लूजन को आपने 1.5 पेज तक का लिखना है, तो अगर आप आपके लिए मतलब अगर आपका टाइम ही नहीं आप आपके आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो आप कैसे लिख पाओगे? ठीक है। तो इसलिए जो बॉडी पैराग्राफ होंगे आपने हाफ पेज के ऊपर रखने हैं, और जो आपका कंक्लूजन होगा वो 1.5 पेज के ऊपर आपने लेके जाना है। ठीक है। और इसलिए आपने 15 मिनट्स अपने कंक्लूजन के लिए रखने हैं, न 5 न 10। पूरे 15 मिनट आपका जो कंक्लूजन है ना वो आपने डेडिकेट करना है। अब बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कंक्लूजन रह जाता है। ठीक है। और एग्जामिनर उनको फेल भी कर देता है। अब एग्जामिनर को इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि पीछे आपने कितने बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हैं। एग्जामिनर को इस चीज से कंसर्न है कि आपने ऐसे अपना कंप्लीट किया है या नहीं किया। अगर आपने बहुत अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, आपका कंक्लूजन पूरा नहीं होता तो आपका ऐसे पास नहीं होता। ठीक है। तो जी सर। ये बातें जो है आपने अपने माइंड में रखनी है कंक्लूजन लिखते हुए। मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने आपका जो कंक्लूजन का पैराग्राफ है वो टू कंक्लूड से या टू सम अप से या इन कंक्लूजन कंक्लूसिवली, इनमें से किसी एक एक्सप्रेशन से स्टार्ट होगा। उसके बाद आपने समराइज करना है अपने सारे आर्गुमेंट्स को जो आपने पीछे एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है। रेपिटेशन कोई भी नहीं होगी, और ना ही कोई नया पॉइंट आएगा आपके कंक्लूजन में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपकी जो लास्ट वाले 5 to 6 सेंटेंसेस होंगे उनमें आपने जो है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो है ना वो थोड़ी सी अडॉप्ट करनी है। थोड़ा सा पॉजिटिव टोन टोन को अपनाते हुए आपने इस तरीके से बात करनी है कि आप समझ लो कि जैसे किसी डिस्कशन में हम फाइनल फाइनल टच दे रहे होते हैं। ठीक है। आप कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे होते हो तो आप फाइनल टच दे रहे होते हो। तो लास्ट में आपने इस तरीके से अपनी बात को कंक्लूड करना है कि उसमें एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जब आपका कंक्लूजन खत्म हो जाए तो आप उसके बाद कोई कोटेशन भी दे दो या कोई पोइट्री लिख दो, इस तरीके से भी कुछ लोग कहते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों को ऐड ना ही करो तो बेहतर है। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो रेफरेंस है वो अ, या आपकी जो कोटेशन है वो इरेलीवेंट ना हो जाए। तो अगर आप कंक्लूजन किसी कोटेशन के बगैर भी लिखती हो तो आपका ऐसे पास होगा। कोटेशन लिखना कोटेशन लिखना या पोएट्री लिखना ये कोई जरूरी नहीं है। आपने ये जितनी बातें अगर आप लिखना चाह रहे हो तो पिछले बॉडी पैराग्राफ में आप लिख सकती हो। अगर आप लास्ट में लिखना चाह रहे हैं तो आप तब भी लिख सकती हैं, आप कोटेशन दे सकती हैं, लेकिन कोटेशन मस्ट बी वेरी 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 रेलिवेंट। इरेलीवेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है कंक्लूजन लिखते हुए। समझ आ गया आपको? कोई कंफ्यूजन तो जी नहीं है? सर, समझ आ गई। नो ओके, सर। शाबाश। ओके। अब आपने करना ही है कि आप ऐसे जो है जितने उसके पार्ट्स हैं मैं सारे आपको समझा चुका हूँ। अब आपने करना ही है कि अब हमारा जो प्रैक्टिकल वर्क है वो स्टार्ट होगा। ठीक है। मैं टॉपिक्स वन बाय वन आपके साथ शेयर किया करूंगा। तो आपने सबसे पहले आउटलाइन से स्टार्ट करना है। ठीक है। सबसे पहले हमने आउटलाइंस को जी सर। प्रैक्टिस करना है। जब आपकी आउटलाइंस जो है आपको बनानी आ जाएंगी, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन के ऊपर जाएंगे। जब आपको इंट्रोडक्शन लिखना आ जाएगा, फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ, और उसके बाद कंक्लूजन वाले पैराग्राफ जो हैं वो आपके प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अब आपका प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट होगा ताकि आपको
चीजों की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। समझ आ गई? जी सर ठीक। कंक्लूजन क्या वाला, कोई क्वेश्चन तो नहीं आपके माइंड नो सर। में? ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।